Yes, good morning everyone. As in the last classes, we have discussed partnership, company, etc. In the same process here with a new chapter that is consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट काफ़ी हद तक पार्टनरशिप की तरह होता है, बस डिफरेंस ये होता है पार्टनरशिप में जितने भी पर्सन होते हैं ऑल आर द ओनर, सारे के सारे मालिक होते हैं. बट इन दिस चैप्टर विल सी दैट एक ओनर होता है और एक एजेंट होता है. ओनर खुद से गुड सेल नहीं करता है, ओनर गुड सेल करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एजेंट, जिसे हम इस चैप्टर में कंसाइनी के नाम से जानेंगे. सो कंसाइनमेंट अकाउंट इन विच टू पार्टीज आर देयर. द फर्स्ट वन इज कंसाइनर एंड द सेकेंड वन इज कंसाइनी. कंसाइनर को हम यहाँ बोलेंगे ओनर, जो कि बिजनेस का मालिक होता है, एंड कंसाइनी को हम यहाँ बोलेंगे एजेंट. एजेंट मीन्स जो कंसाइनर के बिहाफ पर गुड्स को सेल करेगा. सो इन दिस चैप्टर सारे की सारी जो प्रोसेस है वो इसी के अंदर अंदर आती है, जहाँ पर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा और कंसाइनी उसके बिहाफ पर गुड्स सेल करेगा. अब आप ये सोचेंगे कि सर कंसाइनी को क्या फ़ायदा, कंसाइनी क्यों गुड्स सेल करेगा? बिना किसी बेनिफिट के क्या कोई कुछ काम करता है? कभी नहीं करता. तो कंसाइनी इस काम के बदले कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, दैट इज़ कॉल्ड कमीशन, जिसे हम बोलेंगे कमीशन. तो कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स भेजेगा, कंसाइनी उसे बेचने के बदले कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, जिसे हम बोलेंगे कमीशन. कमीशन के भी आगे कुछ पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा. अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कंसाइनर और कंसाइनी कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है. तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा और जितना भी प्रॉफिट होगा सारा कंसाइनर का होगा. बस कंसाइनी को तो उसके बदले क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा. सो नाउ द पॉइंट इज कि कंसाइनर अपने बुक्स में क्या क्या अकाउंट बनाता है और वो अकाउंट किस किस यूज़ के होते हैं. द फर्स्ट वन इज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, द अकाउंट इज कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट की हेल्प से हमें पता चलता है कि कितने रुपीज़ का गुड्स भेजा गया है, कितना एक्सपेंसेस चार्ज किया, कितना कंसाइनी ने एक्सपेंसेस दिया. दीज ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट. और कंसाइनमेंट अकाउंट की हेल्प से ही हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? प्रॉफिट और लॉस. कि बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ. अब ये तो आपको भी पता है बेटा, कोई भी बिजनेस एक सोशल सर्विस के लिए स्टार्ट नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टार्ट होता है. तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तब तक उस बिज़नेस का एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम में आ जाएगा बेटा. ओके, सो द फर्स्ट अकाउंट कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट अकाउंट की हेल्प से हमें पता पड़ता है कंसाइनर ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस सफ़र किया. द सेकेंड वन इज़ कंसाइनी अकाउंट. कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा था और कंसाइनी गुड्स को सेल करेगा और सारा का सारा पैसा एक बार के लिए अपने पास रखेगा. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने रुपीज़ का गुड्स भेजा गया है, कितने रुपीज़ का गुड्स उसने सेल कर दिया और कितना पैसा हमें उससे लेना है. दीज ऑल डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन कंसाइनीज अकाउंट. द थर्ड वन इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. दिस अकाउंट टेल्स अस that how much goods are sent by the consigner to the consignee. कितने रुपीज़ का गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा था और कितने रुपीज़ का गुड्स उसके पास अभी भी रखा हुआ है. द फोर्थ वन इज़ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. बेटा लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बिना बताए आ जाती हैं. वैसे ही बिजनेस में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम सोच नहीं पाते लेकिन फिर भी आ जाती हैं, लाइक लॉसेस. अब कई बार लॉसेस ऐसे आते हैं जिनको अपन सोच भी नहीं सकते हैं, फिर भी आ जाते हैं. तो इसलिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. किसी भी रीज़न से, लाइक लॉस बाय फायर, ठीक है, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, यदि गुड्स को किसी भी तरीके से नुकसान होता है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, कि वो गुड्स कितने रुपीज़ का था, उससे कितना पैसा हमें मिला और फाइनली लॉस कितना हुआ. ये सारी डिटेल हमें किससे मिलेंगी?
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से। द नेक्स्ट वन इज अनसोल्ड स्टॉक। ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में होता है कि हमने जितना गुड्स खरीदा था पूरा का पूरा गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बेच दें, बहुत ही रेयर होता है। तो जनरली हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक बच ही जाता है ईयर के एंड में। सो उस स्टॉक को हमें दिखाने के लिए जो अकाउंट बनाना होता है दैट इज़ कॉल्ड अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट, कि हमारे पास कितने रुपीज़ का गुड्स अभी भी बचा हुआ है। ओके, सो दिस इज द अकाउंट, दीज आर द अकाउंट्स विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये 5 अकाउंट बनाने होते हैं। आउट ऑफ दीज 5 अकाउंट्स द मेन अकाउंट्स आर कंसाइनमेंट, जो हमें हमेशा बनाना ही बनाना होता है। द सेकेंड वन इज़ कंसाइनी, ये भी हमें हमेशा बनाना होता है। बाकी जो अकाउंट हैं दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन इन्फॉर्म्स दैट प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी अकाउंट्स, तो हमें सारे अकाउंट बनाने हैं। अदरवाइज मेन अकाउंट कौन से होंगे आपके? कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। ये तो बात हो गई बेटा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब बात करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? आपको यहाँ दिख रहा होगा कंसाइनी मीन्स एजेंट। एजेंट की बुक में जो अकाउंट बनाए जाते हैं दोज आर कंसाइनर अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज कमीशन अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कंसाइनी को ये बताना पड़ता है कि कंसाइनर से कितने का गुड्स आया, कितना पैसा मैंने रिसीव किया मार्केट से और कितना पैसा मुझे वापस से देना है। तो जब तक कोई चीज़ डिटेल में नहीं होती है तब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। सो इन कंसाइनर अकाउंट ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू अमाउंट टू बी पेड टू द कंसाइनर आर रिकॉर्डेड। द नेक्स्ट वन इज कमीशन। दिस अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर कंसाइनी। कंसाइनी जिस चीज़ के लिए इतना सारा पेन ले रहा है, इतना सारा वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कमीशन। क्योंकि बिना पैसे के, बिना सैलरी के, बिना फीस के कुछ भी काम नहीं होता है। सो कंसाइनी ये सारा जो भी काम कर रहा है वो किसके बदले कर रहा है? कमीशन के बदले। कंसाइनी को क्या मिलेगा? इस सब से कमीशन मिलने वाला है। तो कमीशन की डिटेल तो होनी चाहिए कि उसने कुल कितना कमीशन रिसीव किया और किस किस तरीके से कमीशन रिसीव किया। These all details are recorded in commission account. So इन 2 टॉपिक से हमने डिस्कशन किया कि कंसाइनर अपने बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनाता है? 5 अकाउंट बनाता है। द फर्स्ट वन इज कंसाइनमेंट, सेकेंड कंसाइनी, थर्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फोर्थ इज एबनॉर्मल लॉस एंड फिफ्थ इज अनसोल्ड स्टॉक। एंड कंसाइनी अपने बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनाता है? द फर्स्ट वन इज कंसाइनर अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज कमीशन अकाउंट। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं। मैंने कहा था आपको कि वेन एवर वी आर डूइंग द लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन करने से पहले यदि हम छोटे छोटे जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको सीख लेंगे तो हमें बड़े क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कमीशन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कमीशन क्या होता है और कमीशन किस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कमीशन, so commission is broadly divided in 3 parts in this chapter. The first one is general commission. Second one is Dell creditor commission. And the third one is overriding commission. Overriding commission. Okay, so the first one is general commission. What is general commission? We can say it's a normal commission. So when the commission is given on the total sales of the goods, जितने रुपीस का गुड्स बेचा है कंसाइनी ने उस अमाउंट पे जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट. Suppose consignee is selling 300 chairs at the rate of rupees 200 each in cash and 200 chairs at the rate of 250 each
ऑन क्रेडिट। तो अब जनरल कमीशन मान लीजिए उसे दिया जाना है 10%, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसने टोटल सेल्स कितनी की पहले हमें ये देखना होगा। 300 चेयर्स एट द रेट ऑफ 200, तो उसने सेल्स की बेटा 60,000 रुपीज कैश सेल्स। और यदि हम बात करते हैं क्रेडिट सेल्स की, तो कितनी की उसने? 200 इंटू 250, दैट इज 50,000। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल? इट विल बी 1,10,000, और 1,10,000 पे कितना परसेंट कमीशन है? 10%, देन इट विल बी 11,000 रुपीज। मीन्स दैट इससे क्या समझ में आया हमें कि जनरल कमीशन हमेशा टोटल सेल्स पे दिया जाता है, चाहे वो सेल्स कैश में हो, चाहे वो सेल्स क्रेडिट में हो, दैट्स नो मैटर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड जनरल कमीशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेल क्रेडिटर कमीशन। व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन? जब कंसाइनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो भी गुड्स मैंने क्रेडिट में सेल्स किया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मीन्स दैट आपको कोई टेंशन नहीं है उस अमाउंट की जो गुड्स क्रेडिट में बेचा गया है, पैसा आएगा नहीं आएगा उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो उसे उस पर जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। अभी हम सेम एग्जांपल की बात करते हैं। कंसाइनी ने 300 चेयर्स 200 के हिसाब से बेची, दैट इज द कैश सेल्स, और 200 चेयर्स 250 के हिसाब से बेची, दैट इज द क्रेडिट सेल्स। तो अब मुझे आप बताइए कि इस सेल्स में कौन से वाले सेल्स पर उसे डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा? ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स पर, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन केवल और केवल क्रेडिट सेल्स पे दिया जाता है, वो भी तब दिया जाता है जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले तो। सो नाउ क्वेश्चन है आपका कि यदि इस क्रेडिट सेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी लेगा तो उसे कमीशन कितना मिलेगा? सो वी कैन टेक एन एग्जांपल दैट डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन 5%. सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन? डेल क्रेडिटर कमीशन कितना होगा आपका? चलिए बताइए, क्रेडिट सेल्स कितनी है? क्रेडिट सेल्स इज 50,000 रुपीज। सो 50,000 इंटू 5/100, दैट विल बी 2,500। तो उसे नॉर्मल कमीशन 11,000 के अलावा 2,500 कमीशन और दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उसने उस क्रेडिट सेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने ली है कि यदि पैसा नहीं आएगा तो मैं आपको वो पैसा दूंगा। दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। द नेक्स्ट वन इज ओवर राइडिंग कमीशन। एज नेम सजेस्ट, ओवर राइडिंग मीन्स दैट इट्स एन एक्स्ट्रा कमीशन। एक्स्ट्रा कमीशन जो कंसाइनी को उस अमाउंट पे दिया जाता है जो उसने एक्स्ट्रा में सेल्स किया। जैसे आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाउंट। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्राइस, द सेकेंड वन इज इनवॉइस प्राइस, एंड द थर्ड वन इज द सेलिंग प्राइस। सपोज दैट कंसाइनर परचेज गुड्स वर्थ ₹100। कंसाइनर ने गुड्स कितने का परचेज किया था? 100 रुपीज़ का, और उसने कंसाइनी को भेजा और बोला कि आपको इसे 120 पे सेल करना है, 120 पे सेल्स करना है। नाउ कंसाइनी चाहे तो इस गुड्स को 120 पे भी सेल कर सकता है और इससे ज़्यादा पे भी सेल कर सकता है, बट कम में नहीं कर सकता। सपोज दैट कंसाइनी सेल्स दिस गुड ऑन द सेम प्राइस 120, तो इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस सेम होगा, तब तो उसे कमीशन नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। बट इफ कंसाइनी सेल दिस गुड्स एट ₹130, इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा में सेल किया उसने, कितने रुपये ज़्यादा में सेल किया? 10 रुपीज़, तो उस अमाउंट पे जो कमीशन दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। मान लेते हैं ओवर राइडिंग कमीशन कितना परसेंट है? 10%, और ये 10 रुपीज़ पर यूनिट है, और मान लेते हैं हम टोटल यूनिट्स कितनी है? 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। तो 5,000 इंटू 10 इट विल बी 50,000
और 50,000 का 10% ओवर राइडिंग कमीशन, इट विल बी 5,000. सो आपको क्लियर हो गया होगा. जनरल कमीशन इज दैट कमीशन विच इज गिवन ऑन द total sales of the goods. The second one is Dal creditor commission. Dal creditor commission is given on the credit sales of the goods when the consignee takes whole responsibility to recover the amount from the customers. The third one is overriding commission. Overriding commission is given on the extra price between invoice price and selling price. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया. आज हमने डिस्कशन किया कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन कौन पार्टीज होती हैं. 2 पार्टीज आर देयर, कंसाइनर एंड कंसाइनी. फिर हमने डिस्कशन किया कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं. 5 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. 5 अकाउंट मैंने आपको बताया. द सेकेंड वन इज कंसाइनी. कंसाइनी के बुक्स में कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट, वो मैंने आपको समझाया. आफ्टर दैट हमने देखा कि कमीशन कितने टाइप्स के होते हैं. कमीशन 3 टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज जनरल कमीशन जो टोटल सेल्स पे दिया जाता है. द सेकंड वन इज डेल क्रेडिटर कमीशन जो केवल क्रेडिट सेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर दिया जाता है. एंड द थर्ड वन इज ओवरराइडिंग कमीशन. ओवरराइडिंग कमीशन जो दिया जाता है वो है एक्स्ट्रा प्राइस, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उस प्राइस पे जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन. As in the previous class we had discussed consignment, the chapter consignment, and around half chapter we have completed. Now in this class we'll complete this chapter. और हमने जैसे कि देखा था that in this chapter 2 parties are there. The first one is consigner and the second one is consignee. Consigner अपनी बुक्स में 5 अकाउंट बनाता है. फर्स्ट अकाउंट consignment, second is consignee, third goods sent on consignment, fourth abnormal loss, fifth unsold stock. जबकि कंसाइनी अपनी बुक्स में 2 अकाउंट बनाता है. द फर्स्ट वन इज कंसाइनर अकाउंट एंड द सेकंड वन इज कमीशन अकाउंट. तो आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जर्नल एंट्री बताऊंगा और उन जर्नल से हम लेजर कैसे बनाते हैं ये आपको आता है. तो उन जर्नल की हेल्प से मैं आपको ये बताता चला जाऊंगा कि इस एंट्री का इफेक्ट कौन से अकाउंट में पड़ने वाला है और उसके बाद में ये अकाउंट क्लोज कैसे होते हैं. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की हमारी क्लास में. पिछली क्लास में हमने देखा था कि एबनॉर्मल लॉस कैसे निकाला जाता है, अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकाला जाता है और कमीशन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है. तो ये सारी छोटी चीज़ें आपने निकालना सीख लिया था. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दोबारा से वो चीज़ समझा दूंगा कि कैसे अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे और कैसे हम एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. सपोज दैट ए ऑफ मुंबई sent goods to B of जयपुर. ए जो मुंबई का पर्सन था, ओनर था, उसने जयपुर के पर्सन बी को गुड्स भेजा. कितने गुड्स भेजे? उसने भेजे 1000 पीसेस ऑफ एलईडी टीवीज एट द रेट ऑफ 5000. हम इसको 100 कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा नहीं हो. 100 पीसेस ऑफ टीवी, एलईडी टीवीज एट द रेट ऑफ 5000 पर पीस, ये उसने भेजे. ठीक है. फॉर दिस ए स्पेंड ₹10,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कितने पे किए उसने? 10,000 रुपीज. आफ्टर दैट उसने 5,000 रुपीज पे किए फॉर वेजेस. ये एक्सपेंसेस किए ए ने. अब ए ने एक्सपेंसेस करने के बाद ये गुड्स कहाँ पहुंच गया? बी के पास पहुंच गया. ये एक्सपेंसेस थे ए के. अब बी के एक्सपेंसेस क्या हैं देखेंगे हम. बी ने एक्सपेंसेस किए 20,000 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड 10,000 फॉर गोडाउन रेंट. ये एक्सपेंसेस किए बी ने. ओके.
After that, the question is, out of these 100 pieces, B sold 80 LED TVs at the rate of 7,000. 7,000 के हिसाब से LED TV बेच दिए गए. Then after 5 LED TVs lost by fire इन गोडाउन. गोडाउन में 5 LED TVs का आग से नुकसान हो गया. नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज. हमें दोनों पार्टीज की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है. कैसे हम करेंगे ये मैं आपको 1 बाय 1 एंट्री के थ्रू बताने वाला हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टार्टिंग से, और वहीं से आप एंट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे. तो सबसे पहले हमने देखा ए ने बी को गुड्स भेजा, तो सबसे पहले एंट्री किस चीज़ की होगी? गुड्स भेजने की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की बुक्स में. ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ए अपनी बुक्स में एंट्री करेगा गुड्स सेंड करने की. तो गुड्स सेंड करने की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट मीन्स दैट ए ने जब वो गुड्स परचेज किया था तो उसके लिए एक्सपेंसेस था, और एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करते हैं. इस चैप्टर में आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो जो भी एक्सपेंसेस हैं और जो भी इनकम है उनके लिए ओपन होता है. तो कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन होगा जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी इनकम्स हैं उनके लिए. तो बात करते हैं कि इसकी एंट्री का अमाउंट कितना आएगा. रूल क्या लगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गुड्स जा रहा है किसके पास? कंसाइनी के पास. तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अमाउंट की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे 100 पीसेस मल्टीप्लाई बाई 5,000 ईच. तो कितना अमाउंट हो गया अपना? टोटल हो गया बेटा 5 लाख रुपीज. 5 लाख रुपीज. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. फर्स्ट एंट्री अपनी है गुड्स सेंड करने की, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. सो दिस इज द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए. बी की बुक्स में इस चीज की कोई एंट्री नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो गुड्स बी खरीद नहीं रहा है, बी को तो केवल बेचना है. सो बी अपने बुक्स में इस चीज की कोई भी एंट्री नहीं करेगा. सो ये एंट्री केवल किसकी बुक्स में होगी? ओनली इन द बुक्स ऑफ ए. अब हम बात करते हैं कि ए की बुक्स में एंट्री जो हुई कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, दिस इज द जर्नल एंट्री. तो अब इस जर्नल एंट्री का इफेक्ट कौन कौन से अकाउंट में पड़ने वाला है ये आपको आता है अच्छे से, आपने 11th में खूब किया हुआ है. तो देखिए कंसाइनमेंट एंड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट हमने दोनों अकाउंट बनाए हैं. कंसाइनमेंट भी बनाया है और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाया है. तो कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5 लाख से. जैसा कि जर्नल से लेजर आप बनाते हैं उसी प्रोसेस पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. और कंसाइनमेंट अकाउंट में आपने लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या लिखेंगे आप? बाय कंसाइनमेंट. ये आपकी हो गई जर्नल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग, जो कि आपको आता है. तो आपको जर्नल से लेजर पोस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको प्रॉब्लम आएगी ये अकाउंट कैसे क्लोज होंगे, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. तो पहली एंट्री समझ में आ गई आपको. फिक्स एंट्रीज है बेटा, ये जो भी एंट्री है सारे चैप्टर में फिक्स रहेंगी. कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. बी की बुक्स में एंट्री क्यों नहीं की हमने? क्योंकि बी गुड्स बेच रहा है ए के बिहाफ पे, वो खुद खरीद नहीं रहा है. दैट्स वाई ये एंट्री बी की बुक्स में नहीं होगी. तो पहली एंट्री क्लियर और आपका पहला ट्रांजेक्शन भी क्लियर. अब यहाँ जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इस एंट्री को इरेज करके वापस दूसरी एंट्री कंटिन्यू इसके साथ ही करता हूँ. ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री होगी, ध्यान रखेंगे आप.
नाउ सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होगी अब देखेंगे हम। सेकेंड एंट्री के लिए कंटिन्यू क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे हम। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है इसके बाद, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने 10,000 तो पे किए ट्रांसपोर्टेशन, 5,000 पे किए वेजेस। सो व्हाट इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, 15,000। 15,000 रुपए खर्चा किया कंसाइनर ने। तो एंट्री की बात करें, दिस एंट्री इज रिलेटेड टू फॉर पेइंग द एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनर। द रूल इज debit all the expenses, and for expenses and income we are opening here consignment account, and to cash because cash is going out for payment of expenses. So consignment to cash in the books of A, that is the consigner. अब बात करेंगे हम in the books of B. B कौन था, कंसाइन। जब एक्सपेंसेस कंसाइनर पे कर रहा है तो कंसाइनी का कोई भी रोल नहीं होता उसमें। सो कंसाइनी की बुक्स में इस एक्सपेंसेस की भी कोई एंट्री नहीं होगी। तो अब बात करते हैं इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है। इस एंट्री का इफेक्ट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में और कैश अकाउंट में। कंसाइनमेंट में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं जर्नल से लेजर में टू कैश। कंसाइनमेंट में डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू कैश। और यदि हम कैश अकाउंट की बात करें तो आप देखिए क्या कंसाइनर ने अपनी बुक्स में कहीं कैश अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया। इसलिए इस एंट्री में केवल और केवल जो इफेक्ट होगा वो केवल कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा, कैश अकाउंट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ कोई भी कैश अकाउंट नहीं बनाया। ओके, तो ये हमने एंट्री कंप्लीट कर ली जो एक्सपेंसेस थे कंसाइनर के। अब बात करते हैं बी। बी के पास गुड्स पहुंच गया और बी ने उस गुड्स को लेने के लिए कुछ एक्सपेंसेस बियर किए। क्या थे वो एक्सपेंसेस, 20,000 उसने पे किए ऑक्ट्रॉय के और 10,000 उसने पे किए गोडाउन ट्रेंट के। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए बी के, दैट इज 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज पे किसने किए, बी ने। किसके बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ दोज गुड्स जो कि कंसाइनर का था। बेचना तो गुड्स कंसाइनर का ही है उसे, वो उसके बदले क्या मिलेगा, उसे कमीशन मिलने वाला है। और वो कमीशन की रेट है यहाँ पर 10%। मैं यहां लिख देता हूं 10% कमीशन। ठीक है, तो अब यदि बात करते हैं हम एक्सपेंसेस की, किसने पे किए एक्सपेंसेस, कंसाइनी ने पे किए हैं। किसके बिहाफ पर, कंसाइनर के बिहाफ पर। तो एंट्री कैसे होगी इसकी एंट्री हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ, इस एंट्री का मतलब हुआ कि ये एक्सपेंसेस एक्चुअली में है तो कंसाइनर का, लेकिन अभी इसे किसने पे किया, कंसाइनी ने पे किया। तो क्या रूल लगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कंसाइनर के लिए एक्सपेंसेस है इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। लेकिन ये एक्सपेंसेस अभी किसने पे किया है, क्रेडिट द गिवर। किसने पे किया है, अभी कंसाइनी ने पे किया। दैट्स वाई जो आपकी एंट्री बनी वो थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी इस चीज की। कंसाइनी की बुक्स में एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर। ये एक्सपेंसेस कौन बॉन्ड करेगा, कंसाइनर बॉन्ड करेगा। तो एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट और पैसा किसके पास से गया, बी के पास से गया, तो टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हो गई कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर टू कैश। क्यों, इसके पास से पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पैसा किससे लेना है, इसे कंसाइनर से लेना है, तो डेबिट द रिसीवर। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस एंट्री को कौन कौन से अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करते हैं कंसाइनमेंट में क्या लिखेंगे, टू कंसाइनी, जैसे कि आपको आता है रिकॉर्ड करना। और कंसाइनी अकाउंट हमने बनाया है, कंसाइनी अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, बाय कंसाइनमेंट। जर्नल से लेजर बनाना आपको आता है। देन आफ्टर बात करते हैं हम कंसाइनी की बुक्स में। कंसाइनी ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की है, कंसाइनर टू कैश। अब आप सोचिए इस एंट्री में से कौन सी टर्म ऐसी है जिसका अकाउंट उसने बनाया है, ऑब्वियसली कंसाइनर। तो इस एंट्री की पोस्टिंग केवल कौन से अकाउंट में होगी, कंसाइनर में,
और क्या लिखेंगे हम, टू कैश। कंसाइनर अकाउंट में हम लिखेंगे टू कैश। कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं था उसकी बुक्स में, इसलिए कैश की कोई बुक अलग से नहीं बनने वाली है। तो आ गया समझ में कि कैसे कंसाइनी के एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे और क्या उसकी एंट्री होगी। ये एंट्री मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में सेम होने वाली है। एंट्रीज विल बी सेम, केवल जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेल्स की। इसके बाद कंसाइनी ने क्या किया, 80 एलईडीज बेच दी। कितने के हिसाब से, 7000 के हिसाब से। तो 7000 के हिसाब से एलईडी बेची, तो बताइए इसकी एंट्री क्या होगी कंसाइनर की बुक्स में और कंसाइनी की बुक्स में। चलिए एक बात बताइए, बेचा किसने है, कंसाइनी ने, तो पैसा भी किसको मिलने वाला है, कंसाइनी को। लेकिन अल्टीमेटली ये पैसा बाद में किसके पास जाएगा, ये पैसा अल्टीमेटली बाद में जाएगा कंसाइनर के पास में। तो अब बात करते हैं दोनों की बुक्स में क्या एंट्री होने वाली है। सो लेट्स सी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी इसकी एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट को क्रेडिट क्यों किया इस बार, क्योंकि इस बार कंसाइनर के लिए इनकम है। इनकम क्यों, क्योंकि उसका जो गुड्स था वो किसने बेच दिया, बी ने बेच दिया, तो इसके लिए इनकम है। तो रूल क्या लगा, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और पैसा किससे लेना है, पैसा भी किसके पास है, कंसाइनी के पास। तो एंट्री क्या बनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो अब यदि हम बात करें इस एंट्री का इफेक्ट कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट में होने वाला है, तो अब देखेंगे कंसाइनी अकाउंट बनाए हमने, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया हमने। तो कंसाइनी में तो हम क्या लिख देंगे, टू कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट में क्या लिख देंगे, बाय कंसाइनी। तो ये एंट्री हो गई कंसाइनर की बुक्स में, इसका लेजर पोस्टिंग हो गया कंसाइनर की बुक्स में। अब बात करते हैं कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा गुड सेल करने की। तो हम बात करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि इसने गुड्स बेचा तो इसके पास पैसा आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है इसके पास, कैश आ रहा है, इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। अल्टीमेटली ये पैसा किसको देना है, कंसाइनर को देना है। तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट द गिवर टू कंसाइनर, टू कंसाइनर। चलिए अब बताइए इस एंट्री का इफेक्ट यदि हम कंसाइनी की बुक्स में देखें तो बताओ कहाँ पड़ने वाला है, कौन से अकाउंट में पड़ने वाला है, केवल कंसाइनर के अकाउंट में पड़ने वाला है। और कंसाइनर अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, बाय कैश, क्योंकि जो डेबिट होता है एंट्री में वो अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाता है। आपको पता है ये आपने किया हुआ है। तो बाय कैश नाम से हम रिकॉर्ड कर देंगे कंसाइनर की बुक्स में। चलिए अब ये एंट्री होगी सेल करने की, और सेल का अमाउंट कितना होगा आपका, 7000 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना अमाउंट हो गया, 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000। अमाउंट कैसे आया आपका, 7000 मल्टीप्लाई बाई 80 दैट विल बी 5,60,000। तो ये एंट्री होगी आपकी दोनों तरफ। अब बात करते हैं कितनी एलईडीज का नुकसान हो गया उसके गोडाउन में, तो वो है अपनी 5 एलईडीज। तो ये अपना कौन सा लॉस हो गया, ये हमारे लिए है एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का जो ट्रीटमेंट था वो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। फिर से अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे एबनॉर्मल लॉस निकाला जाएगा। तो चलिए एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ, यहाँ मैं वर्किंग नोट से आपको शो कर देता हूँ। कितने यूनिट्स का नुकसान हुआ हमें, 5 एलईडीज, और एक की जो प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5000। तो 5 इंटू 5000 इट विल बी 25,000। ये तो हुई उसकी कॉस्ट, 5000 इंटू 5।
क्या उस पर हमने एक्सपेंसेस नहीं पे किया था? एक्सपेंसेस भी पे किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस की। तो बताइए कंसाइनर ने कितने एक्सपेंसेस पे किए थे? 10 + 5 15,000 ए ने पे किए थे। तो ये 15,000 उसने कितने एलईडीज के पे किए थे? 100 के पे किए थे। बट हमें कितनी एलईडीज का नुकसान निकालना है? 5 का निकालना है। तो 15,000 अपॉन 100 इंटू 5, इससे हमें पता पड़ेगा कि 5 एलईडी पे कितना एक्सपेंसेस लगा था। तो चलिए करते हैं, कितना आएगा? 750 रुपीज़। ये हो गए कंसाइनर के एक्सपेंसेस। क्या केवल कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए थे? कंसाइनर ने नहीं किए थे, उसने भी किए थे। तो उसके एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं तो 20,000 तो उसका ऑक्ट्रॉय था और 10,000 गोडाउन रेंट था। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंसाइनी के जब भी एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो वो हम लेंगे केवल नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब उस गुड्स पे केवल एक बार लगने वाले। जैसे ऑक्ट्रॉय है, वो केवल एक बार लगेगा उस गुड्स पे। गोडाउन रेंट एक रेगुलर दिया जाने वाला एक्सपेंसेस है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रखना, अनसोल्ड स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस का केवल और केवल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस शामिल करेंगे। तो ऐड करते हैं इसके नॉन रिकरिंग। तो बताइए कितने एक्सपेंसेस थे इसके नॉन रिकरिंग? कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से थे? ऑक्ट्रॉय, उस पर एक बार लगता है। 20,000 उसने कितने यूनिट्स के दिए थे? 100 के दिए थे। मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया बेटा 1,000 रुपीज़। तो ऐड कीजिए, कितना होगा आपका एबनॉर्मल लॉस? 26,750। 26,750 इज द एबनॉर्मल लॉस। और इसकी एंट्री मैंने आपको बताई हुई है, याद कीजिए। क्या एंट्री बताई हुई है? एंट्री होगी आपकी, देखिए ये हमारे लिए लॉस है, इट इज अ लॉस। और लॉस की एंट्री क्या होगी अपनी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉसेस। कंसाइनमेंट टू एबनॉर्मल लॉस, दिस इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर फॉर एबनॉर्मल लॉस। तो अभी हमने देखा कि इस एंट्री में दो टर्म्स इफेक्ट हुई। द फर्स्ट वन इज कंसाइनमेंट एंड सेकेंड वन इज एबनॉर्मल लॉस। और आप जब देखेंगे कंसाइनर के अकाउंट तो आपको मिलेगा कि इसमें हमने ये दोनों अकाउंट बनाए हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट भी हमने बनाया है और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी हमने बनाया है। तो बताइए इस एंट्री का इफेक्ट कैसे कैसे दिखाना है हमें? जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं आपको पता है। तो बताइए कंसाइनमेंट में क्या लिखना पड़ेगा हमें? टू एबनॉर्मल लॉस। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? टू एबनॉर्मल लॉस। और यदि हम बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस में, तो एबनॉर्मल लॉस में क्या लिखा जाएगा? बाय कंसाइनमेंट, जैसे कि हम सारे लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो ये तो एंट्री हो गई इन द बुक्स ऑफ ए, जो कि कौन है? कंसाइनर है। अब बात करते हैं हम इन द बुक्स ऑफ बी। बी कौन है? बी इज द कंसाइनी। जब लॉस हुआ था तो ये जो नुकसान है वो किसका होगा? कंसाइनर का होगा। तो कंसाइनर का होगा तो कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा इसकी? कंसाइनी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा इसकी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। कंसाइनर टू एबनॉर्मल लॉस। तो अब देखेंगे हम कि कंसाइनी ने इन दोनों टर्म्स में से कौन सा अकाउंट बनाया है। और आपको दिख रहा है इसने दो अकाउंट बनाए हैं, कंसाइनर और कमीशन। तो क्या इस एंट्री में कमीशन वर्ड आया है? नहीं आया। मीन्स दैट केवल कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? कंसाइनर अकाउंट में। तो कंसाइनर में हम क्या लिख देंगे? कंसाइनर टू एबनॉर्मल लॉस। तो इस अकाउंट में लिखा जाएगा टू एबनॉर्मल लॉस। तो हमने बताइए कौन कौन सी टर्म्स कर ली। हमने सबसे पहले एंट्री की एलईडी परचेज करने की। आफ्टर दैट हमने एंट्री की एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। आफ्टर दैट हमने एंट्री की एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी।
आफ्टर दैट हमने एंट्री की गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, और अब हमने कैलकुलेट कर लिया एबनॉर्मल लॉस। अब हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है जो हमें बताती हैं कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, और वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। कैसे, देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि टोटल कितनी एलईडीज परचेज की थी हमने, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कितनी एलईडीज परचेज की थी हमने, 100 एलईडीज परचेज की थी हमने। तो 100 एलईडीज परचेज की थी, उसमें से कितनी एलईडी हमने बेच दी वो भी आपको पता है, हमने 80 एलईडीज बेच दी। तो 100 माइनस 80 कितनी बची हमारे पास, 20 एलईडीज बच गई। 20 एलईडीज में कितने का नुकसान हो गया हमें, जो आग से जल गया था, कितनी एलईडीज, 5 एलईडीज हमारा नुकसान हो गया था। तो 20 में से 5 एलईडी हमने लेस कर दी। नाउ फाइनली हमारे पास कितनी एलईडीज बच रही हैं, 15 एलईडीज। ये हमारा होगा बेटा अनसोल्ड स्टॉक, इट विल बी आर अनसोल्ड स्टॉक। और अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस किया था, सेम वैसे ही करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने भी आपको बताया, यस, सो वी वर डिस्कसिंग दैट अनसोल्ड स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस ट्रीटमेंट विल बी सेम, कैलकुलेशन विल बी सेम। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। जर्नल एंट्री आप सबको आ गई समझ में। अब जर्नल एंट्री के बाद अगला नंबर आता है अकाउंट्स को क्लोज करने का। सबसे पहला अकाउंट हमारा था कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है जिसको हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट और लॉस से। अब आप बताएंगे कि इस अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो किसका होगा, ऑब्वियसली कंसाइनर का होगा। कंसाइनी को तो क्या मिलेगा, केवल कमीशन। कितना परसेंट कमीशन, 10% कमीशन। और वो कमीशन किस पे मिलेगा, अमाउंट ऑफ सेल्स। उसने कितने रुपए की एलईडी सेल की थी, 80 इंटू 7000, 5,60,000। तो उसका 10% यदि हम निकालेंगे दैट विल बी 56,000। तो कमीशन की एंट्री क्या होगी, मैं आपको बता देता हूं। कमीशन की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कंसाइनमेंट टू कमीशन, ये एंट्री होगी कंसाइनर की बुक्स में, और वो हम रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट में टू कमीशन, और कमीशन का अकाउंट इसने बनाया नहीं था। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट की। अब आप देखेंगे कैसे हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज होता है बेटा प्रॉफिट और लॉस, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किसका होगा, कंप्लीटली कंसाइनर का होगा। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर लास्ट में, इसको क्लोज कर देंगे टू पी एंड एल से। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पूरा का पूरा कंसाइनर के पास चला जाएगा। अगला अकाउंट है बेटा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट क्लोज होगा टू कैश और बाई कैश, और ये बाई कैश वर्ड ही हमेशा आएगा इसमें। क्यों, क्योंकि कंसाइनर को कंसाइनी से पैसा लेना है, क्योंकि सारा पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास है, इसलिए बाई कैश से क्लोज होगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बेटा ये अकाउंट क्लोज होता है ट्रेडिंग से, क्योंकि जो भी हमने गुड्स भेजा था वो ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करेगा, इसलिए ये ट्रेडिंग से क्लोज हो जाएगा। देन आफ्टर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी क्लोज होगा आपका पी एंड एल अकाउंट से, कि फाइनली जो भी लॉस होता है वो पी एंड एल में चला जाता है। एंड द लास्ट वन इज अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक क्लोज होता है बेटा बैलेंस सीडी से, हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक रिमेनिंग रहा था, ये हमारा इससे क्लोज हो जाता है। तो हमने देखा कंसाइनर अकाउंट को हम किससे क्लोज करेंगे, कंसाइनर में 5 अकाउंट है, 5 को मैंने आपको क्लोज करना बता दिया। अब हम बात करते हैं कंसाइनी की बुक्स में। कंसाइनी ने अपने बुक्स में 2 अकाउंट बनाए थे, कंसाइनर और कमीशन। कंसाइनर अकाउंट क्लोज होगा हमेशा टू कैश या टू बैंक से, और द लास्ट वन इज कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट क्लोज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हमने देखा कितना आसान है, यदि हमें 11th की जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट बनाने आते हैं
पहले हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल यदि इजी बनाना आ गया हमें, तो लेजर तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और ये आपको मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया। अब इसी के बेसिस पे आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।